हेलो एवरीवन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड पेंडुलम। अब कंपाउंड पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल पेंडुलम में हम एक छोटा सा मास लाइक बॉब हम हैंग करते हैं एक थ्रेड के साथ, ठीक है। बट इसमें हम पूरी की पूरी बॉडी को हैंग कर देंगे। कोई रिजिड बॉडी है उसको हमने हैंग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको हमने इस पॉइंट से हैंग कर दिया है, डायरेक्टली हैंग कर दिया है। तो जब ये हैंग करेगा हम इसको थोड़ा सा इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करेंगे तो ये क्या करेगा, ऑसिलेशंस करेगा। ये क्या करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा। अब उसके बाद देखो इस बॉडी, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है तो इस बॉडी का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास होगा। तो सपोज कर लो इस पॉइंट पे इसका सेंटर ऑफ मास है। इन दोनों में डिस्टेंस क्या है, d। ये हैंगिंग पॉइंट इस नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है यहाँ से, क्योंकि ये ऑसिलेशंस करेगा तो किस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहा है तो वो निकालना है। तो उसके लिए हमें लैग्रेंजियन पे जाना पड़ेगा। तो L क्या होता है, T माइनस V, ठीक है। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जब भी आप रिजिड बॉडी की बात करोगे तो हम जब भी वो हैंग करता है तो क्या करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा। तो रोटेशनल मोशन के लिए आपके पास क्या आ जाएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है, ठीक है, 1/2I थीटा डॉट स्क्वायर। अब I क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हम लास्ट लेक्चर्स में कर चुके हैं, ठीक है, कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसकी क्या वैल्यू होती है, और थीटा क्या है, ये एंगल बना रहा है, ठीक है। अब बात रही पोटेंशियल एनर्जी की, तो जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट मानना होता है। तो सपोज कर लो मैंने इसको मान लिया है रेफरेंस लेवल, इसको मैंने मान लिया है रेफरेंस लेवल। तो अगर आप इसके नीचे देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, अगर आप इसके ऊपर देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आपको पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। अब ये नीचे देख रहे हैं हम तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव लेनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी किसके इक्वल, ये हो जाएगी V, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि नीचे देख रहे हैं। अब कितनी हाइट है, हाइट इसकी आप निकाल सकते हो, ये इतना आ जाएगा d cos ऑफ थीटा, ये हो जाएगी हाइट, ठीक है, यही हो जाएगी हाइट। तो ये हो जाएगा d cos ऑफ थीटा। अब यहाँ से ये हो जाएगा माइनस mg d cos ऑफ थीटा, ठीक है। ये इतना ही क्यों हमने हाइट ली है, सोचने वाली बात है ना, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है, ठीक है। अगर आप इसकी बात करोगे, ठीक है, अगर मैं इस मार्कर की ही बात करूँ, इसका भी कोई सेंटर ऑफ मास होगा। तो अगर आप इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे तो ये पॉइंट कहाँ पे जाना चाहेगा, ये अपने सेंटर ऑफ मास की तरफ जाना चाहेगा, जहाँ पे वो स्टेबल है। कहाँ पे स्टेबल होगी चीज़, अपनी सेंटर ऑफ मास पे। अब सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहाँ पे सारी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। पूरी बॉडी का मास क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है। जैसे अगर मैं इसको मानूँ, इसका कोई सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, सपोज कर लो यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ पे ये स्टेबल हो सकता है। इस बॉडी का कंप्लीट मास इस पॉइंट पे क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा। तो ये याद रखना है कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा भी इसके सेंटर ऑफ मास से डिस्टर्ब करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि हैंगिंग पॉइंट अलग है, सेंटर ऑफ मास अलग है, तो हम अगर थोड़ा सा भी इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये सेंटर ऑफ मास की तरफ जाना चाहेगा, ठीक है। तो कितनी हाइट लेगा, d cos थीटा, ठीक है। तभी हमने सिर्फ इतनी हाइट ली है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ये आ गई है, तो माइनस mg d cos थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया है, 1/2I थीटा डॉट स्क्वायर प्लस mg d cos ऑफ थीटा। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, वो कौन सा है, थीटा, क्योंकि d तो इन दोनों में डिस्टेंस है, वो तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट है तो एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी d/dt करली l बाय करली थीटा डॉट माइनस करली l बाय करली थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से d/dt
थीटा डॉट के साथ डेरिवेटिव करोगे तो 1/2i 2 टाइम्स थीटा डॉट माइनस थीटा के साथ करोगे mg d, ये बन जाएगा कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 के साथ 2 कैंसिल, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, थीटा बाई डी टी माइनस माइनस प्लस एम जी डी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा डॉट का एक बार और डेरिवेटिव करोगे तो थीटा डबल डॉट प्लस एम जी डी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब अगर हम माने, क्योंकि ये जो ऑसिलेशंस होंगी ये बहुत स्मॉल होंगी, क्योंकि बॉडी रिजिड है तो ये थीटा है वो बहुत स्मॉल होगा। अगर हम यहाँ पे मान लें इफ़ थीटा इज़ स्मॉल, तो मैं साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली थीटा लिख सकती हूँ। अगर हमारा थीटा स्मॉल होता है तो मैं साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली थीटा लिख सकती हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा आई थीटा डबल डॉट प्लस एम जी डी साइन थीटा को थीटा लिखा इक्वल टू 0, आई से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा एम जी डी थीटा बाई आई इज इक्वल टू 0। ये कैसी इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली इक्वेशन है। तो इतनी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इतने को हम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई है एम जी डी बाई आई, और ओमेगा इस तरफ जाके क्योंकि रूट बनेगा तो प्लस माइनस एम जी डी बाई आई, फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं होती है तो हम सिर्फ प्लस लेके चलते हैं, ठीक है। अगर आपने टाइम पीरियड निकालना हो, ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ये हो जाएगा 2 पाई बाई एम जी डी बाई आई इक्वल टू, ये आई ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आई बाई एम जी डी। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आगे हैं। अब आपने ध्यान क्या रखना है, ये डी याद रखना है कि हैंगिंग पॉइंट से सेंटर ऑफ मास तक डिस्टेंस है, और आई क्या है, हमारी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। तो ये टर्म्स याद रखनी है। तो इस डायग्राम को हम ऐसे ही रखते हैं। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आ गई है एम जी डी बाई आई। अब हम इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है अ रिंग, जिसको हूप भी बोल सकते हैं, ऑफ डायामीटर d is pivoted at topmost point on the circumference as shown in the figure, the acceleration due to gravity g acting downward what is the time period of small oscillations in the plane of the loop रिंग या फिर हूप
अब देखो हमें डायग्राम क्या गिवन है, हमें डायग्राम गिवन है इसकी ये, ठीक है। इस रिंग, ये एक रिंग है जिसका रेडियस क्या है r, मीन्स इसका डायामीटर हमें d गिवन है, और ये आपके पास क्या है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये एक रिंग है जिसको इस पॉइंट पे उन्होंने हैंग किया हुआ है, ठीक है। अब इसका डायामीटर हमें d गिवन है और हमें पूछा क्या है, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस इन द प्लेन ऑफ रिंग। अब फ्रिक्वेंसी वो है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी वो है और हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो यहाँ से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा, ये हो जाएगा 2 पाई आई बाय एम जी डी। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब यहाँ पे इनर्शिया की बात हो रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने किस पॉइंट के अराउंड निकालना है, जिस पॉइंट के अराउंड उसको हैंग किया हुआ है उस पॉइंट के अराउंड आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आपने इस पॉइंट के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये एक रिंग है जिसके सेंटर पे डायामीटर के थ्रू हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लास्ट लेक्चर्स में निकाल चुके हैं। तो ये होता है एम आर स्क्वायर बाय 2, सॉरी एम आर स्क्वायर ही होता है, ठीक है। इसका रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस ये आप निकाल चुके हो, एम आर स्क्वायर होता है। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये है तो इसके अलोंग निकालना है। तो ये दोनों लाइंस क्या दिख रही हैं, पैरेलल दिख रही हैं। तो पैरेलल हैं तो हम यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो आई क्या हो जाएगा, आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। इन दोनों में डिस्टेंस कितना है, इन दोनों में डिस्टेंस है आर, रेडियस ही है ये। तो ये हो जाएगा आई सी की वैल्यू एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू 2m आर स्क्वायर, ठीक है। और डी क्या होता है, सेंटर ऑफ मास से सस्पेंशन पॉइंट तक डिस्टेंस होता है। सस्पेंशन पॉइंट ये है, ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर में ही होता है तो दोनों में डिस्टेंस कितना है, रेडियस ही हो जाएगा। तो डी कितना है, आर। तो टाइम पीरियड किसके इक्वल आ गया है, 2 पाई रूट आई की वैल्यू 2m आर स्क्वायर बाय एम जी आर। एक आर के साथ एक आर कैंसिल, तो 2 पाई रूट सॉरी यहाँ पे भी फिर कैपिटल एम ही आएगा क्योंकि सेम मास की ही बात हो रही है। तो मास के साथ मास कैंसिल, 2r बाई जी, और 2r डायामीटर है रिंग का d, कैपिटल D, तो इसको लिख सकते हैं d क्या है, डायामीटर गिवन है हमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा दिस। तो टाइम पीरियड आपके पास ये निकल आया है, ठीक है। तो सिर्फ आपको क्वांटिटीज़ पता होनी चाहिए कि आपने कैसे फाइंड करनी है, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2। इन द फिगर शोन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन is at distance z, at distance z from the center of rod for
what value of x time period of oscillations is minimum. हमें क्या गिवन है, ये एक रॉड है, ठीक है, जिसकी लेंथ L है, ये ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। अब हमें पता है कि टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, I/mgd। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ फिगर शोन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज एट अ डिस्टेंस, यहाँ पे z नहीं है x है, ठीक है, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ रॉड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज मिनिमम। अब यहाँ पे देखो टाइम पीरियड हमें पता है, ये निकाला हुआ है हमने। अब यहाँ पे I और D हमने निकालने हैं, ठीक है। तो D क्या होता है, सेंटर ऑफ मास से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक का डिस्टेंस, और वो हमें गिवन है x, ठीक है। तो यहाँ पे 2π/mgx। अब I, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सेंटर ऑफ मास, सपोज कर लो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास ये है, ये इसने यहाँ पे हैंग किया सपोज, ठीक है, तो इन दोनों में डिस्टेंस x है, तो हमें इस एक्सिस के अराउंड क्या करना पड़ेगा, ठीक है। ये वैसे मैंने उल्टा बना दिया है, ये रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास सपोज कर लो यहाँ पे है, इन्होंने हैंग किया हुआ है कहीं यहाँ पे, ठीक है, तो इन दोनों में डिस्टेंस क्या है x। तो इस रॉड के सेंटर से, ठीक है, हम निकाल चुके हैं IC की वैल्यू, तो वो क्या होती है mL²/12, क्योंकि इसकी लेंथ हमें L गिवन है। तो इस एक्सिस के अराउंड निकालना है हमें, तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अराउंड निकालनी होती है, तो वो किसके इक्वल होगी, वो होती है, अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे, ये दोनों पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, तो यहाँ से I हो जाएगी IC + MD²। दोनों में डिस्टेंस कितना है, दोनों में डिस्टेंस x है, तो यहाँ पे ये है mL²/12 + mx², तो ये वैल्यू हो जाएगी mL²/12 + mx²। अब हमने टाइम पीरियड निकाल लिया, उन्होंने पूछा है कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ x द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज मिनिमम। तो अगर हमने किसी की भी मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव करते हैं और इक्वल टू 0 रखते हैं, वहाँ से हमें वैल्यू पता चल जाएगी। तो अगर हम इसको देखें रूट के साथ, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, रूट, इस रूट को इस तरफ लेके आओगे तो t² हो जाएगा, 4π², इसका भी स्क्वायर होगा, mL²/12 + mx², ये ऊपर m लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी m लिखो, gx। तो चाहे t को मिनिमम करो, चाहे t² को मिनिमम करो, सेम ही बात है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो यहाँ से देखो m कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा, 4π² L²/12 + x² gx, ठीक है। तो करली t² करली x किसके इक्वल हो जाएगा, इसका x के साथ डेरिवेटिव करना है, ठीक है। इसको भी पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 4π² g, ठीक है, ये हो जाएगा L²/12x प्लस ये डिवाइड कर दो तो एक x कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। अब करो डेरिवेटिव, तो 4π² g L²/12, यहाँ पे -1 और x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर +1, इसको रखना है हमें इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये तो 0 नहीं हो सकती क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स है, तो इसको 0 होना पड़ेगा, -L²/12 x² + 1 = 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -L²/12 x², ये टर्म को दूसरी तरफ लेके जाएंगे प्लस, ठीक है। तो यहाँ से क्या बना है, x²
इज़ इक्वल टू एल स्क्वेयर बाई 12, तो x हो गया है रूट एल बाई 12, ठीक है। तो यहाँ से रूट एल बाई इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा √2√3। तो अगर हम इस पॉइंट पे हैंग करेंगे, ठीक है, x की वैल्यू ये है, तो इस पॉइंट पे आपके पास मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको मैक्सिमम या फिर मिनिमम पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ जिसकी हमने निकालनी है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू उसका डेरिवेटिव करेंगे और इक्वल टू 0 रख देंगे, ठीक है। तो ये माइंड में रखना है कि कभी भी मैक्सिमम मिनिमम पूछा जाता है तो ये याद रखना। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट द एक्सिस शोन, ठीक है। ये एक क्या है, रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है, और ये है A और ये है इतना B, और हमें क्या पूछा है, इस एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग इस एक्सिस के अलोंग n कैप मान लेते हैं, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है। और ये एंगल बना रहा है थीटा, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये क्या लग रही है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, हमने इस एक्सिस के अराउंड क्या फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमें पता है कि किसी भी n एक्सिस के अलोंग हमने अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, आई एन इज़ इक्वल टू n कैप इनर्शियल टेंसर n कैप, ठीक है। ये होती है एक रो मैट्रिक्स nx ny nz, और यहाँ पे हो जाएगा आई एक्स एक्स आई एक्स वाई आई एक्स जेड, यहाँ पे आई वाई एक्स वाई 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 जेड, और यहाँ पे जेड एक्स जेड वाई जेड जेड, और यहाँ पे एक कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए हम इनर्शियल टेंसर निकाल चुके हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके हैं। क्या क्या वैल्यूज़ आई थी, आई एक्स एक्स की वैल्यू थी ma²/12, आई वाई वाई की क्या थी, एक्स में एक्चुअल में यहाँ पे v होगा और यहाँ पे ma²/12, और आई जेड जेड क्या आ गई थी, दोनों का सम a² + b², और जो बाकी जो भी नॉन डायगोनल टर्म्स की वो भी हम निकाल चुके हैं, वो क्या आ गई थी, 0। तो आई एक्स वाई या फिर वाई एक्स या फिर आप जेड वाई की बात करो, चाहे वाई जेड की, चाहे आप जेड एक्स की बात करो, चाहे एक्स जेड की, ये क्या आ गई थी, 0। अब ये क्या है, n है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो इसका परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा n कैप का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ पे आप निकालोगे n कैप का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। n कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। n कैप एक
यूनिट वेक्टर है, तो अगर ये एक यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट मीन्स 1 होता है। तो यहाँ से क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है तो ये एक्स वाई प्लेन में पड़ा है, जेड में नहीं है, तो इसका जो एन जेड कंपोनेंट है वो क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से एन एक्स की वैल्यू, इसका तो मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा, ये आ जाएगा साइन ऑफ थीटा, जेड में तो है ही नहीं 0। इसकी वैल्यूज पुट करो, एम बी स्क्वेयर बाई 12 0 0 0, एम ए स्क्वेयर बाई 12 0 0 0, एम ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बाई 12। ठीक है, यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करना है। अब हमने कॉस ऑफ थीटा, साइन थीटा 0, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं इनको, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा एम बी स्क्वेयर बाई 12 कॉस ऑफ थीटा, इसको इसके साथ 0, इसको इसके साथ 0, फिर इसको इसके साथ 0, इसको करेंगे एम बी स्क्वेयर बाई 12 साइन थीटा आ जाएगा, फिर इसको इसके साथ 0, इसको इसके साथ 0, इसको इसके साथ 0, इसको इसके साथ 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से देखो आई एन क्या आ जाएगा, इसको इसके साथ करोगे तो एम बी स्क्वेयर बाई 12 कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस इसको इसके साथ कर लेंगे एम ए स्क्वेयर, ओके यहाँ पे ए था, यहाँ पे ए स्क्वेयर है। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर बाई 12 साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, लास्ट 0 प्लस 0 इंटू 0 0 ही होता है, तो यहाँ से आ जाएगा m बाई 12, ठीक है, बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। तो किसी भी एक्सिस के अलोंग आप निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको एंगल पता होना चाहिए थीटा, अगर जैसे थीटा 45 है तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके आप निकाल सकते हो। तो आप किसी भी एक्सिस के अराउंड निकाल सकते हो। तो ये इसका जनरलाइज फार्मूला हो जाएगा किसके लिए, रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए। ऐसे आप किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास एन एक्सिस के अलोंग हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करते हैं। बाकी अब हमारी कुछ ही एग्जांपल्स बचती हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।